चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ लिया सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके अंदर हम लोग ने एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस के बारे में बात कर ली थी। आज जो हम लोग बात करेंगे, अनायता अब आपको इशू नहीं आएगा बेटा, जितनी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, अब आप आराम से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये 3 यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लिया था। हमने ये भी सीख लिया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो 3 होती है, कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। इन अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में उनका जो आपका मेजरमेंट होता है, जो यूनिट उसका यूज करते हैं, वो अलग अलग होता है। पहले एफपीएस में क्या सीखा था? फुट, पाउंड और सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक, अब हमने इसके बाद कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि एमकेएस से इंस्पायर्ड है। इसका नाम क्या होता है? एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो एसआई यूनिट सिस्टम में क्या हुआ कि हमारे पास जो तीन थे, कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम, वो तो रही गई, साथ में इसमें 4 और ऐड किए गए। तो कौन कौन से हैं? यहां पर ध्यान से देखिए। टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझते हैं क्यों इनको ऐड किया गया, क्या पर्पज रहा होगा। तो एक्चुअल में जब हम लोग पढ़ते थे फंडामेंटल क्वांटिटी और कहते थे मास, लेंथ, टाइम के बारे में बात करते थे, तो हम कहते थे ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम इन तीनों की मदद से डिफाइन कर सके, वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, इलेक्ट्रिक करंट की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो इनको ना मास डिफाइन कर सकता है, ना लेंथ डिफाइन कर सकता है, ना ही टाइम। और ये भी खुद में ही प्री डिफाइंड है, इसलिए इनको भी ऐड करना पड़ा हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर। अब जब इन क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो इनकी यूनिट भी होगी, तो वो यूनिट कहलाएगी एसआई यूनिट, दैट इज केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ठीक, सिंबल क्या होता है? कैपिटल के फॉर केल्विन, कैपिटल ए फॉर एम्पियर, स्मॉल सीडी फॉर कैंडेला एंड एमओएल, स्मॉल एमओएल फॉर मोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हमारे पास जो पहले से थे उनका तो हमें पहले से पता है, स्मॉल एम फॉर मास, मीटर, किलोग्राम फॉर मास एंड एस फॉर सेकंड। ठीक है, तो अब हमें याद रखना है कि हमारे पास एक्चुअल में कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनकी 7 यूनिट हैं, और इसको कहते हैं एसआई यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल और बेस यूनिट क्या होता है। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको काफी चीजें ऑलरेडी सब पता है। जैसे फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट होगी, वही फंडामेंटल यूनिट होगी, है कि नहीं? और बेस यूनिट वही, उसी का नाम है। ठीक है, तो हम इसको वापस से एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट, या फिर बेस। ठीक है, डिराइव्ड आपको पता है, इसके लिए तो कोई लिमिटेशन है नहीं, हम डिफाइन नहीं कर सकते। जितनी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका यूनिट जो होगा, तो कह सकते हैं यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड। ठीक बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? लिख दो फटाफट, शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में लिखना। ठीक है, जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, वो क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। इसको लिखिए अच्छे से। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में कितना बताया था मैंने? 2 बताए थे ना। एक क्या बताया था आपको? रेडियन, जो कि एंगल की यूनिट होता है ना। एक आपको याद होना चाहिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी याद है? एंगल और सॉलिड एंगल। तो उन्हीं की जो यूनिट होगी वही तो सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएगी। तो ये पहला लिख लीजिए, इसमें रेडियन क्या होता है? रेडियन किसकी यूनिट होती है? ये एंगल की। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? स्टेज किसकी यूनिट होती है? सॉलिड एंगल की। ठीक है, लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, लिख लीजिए। लिखिए, 1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन इज द एंगल subtended by an arc
ऑफ equal in length to the radius, length to the radius at the center, at the center of circle of, समझ में आया? कुछ नहीं आया? देखो, अगर ये सेंटर है मेरे सर्कल का, तो अगर कोई एक आर्क है, ध्यान समझना, तो इसका ये रेडियस हो गया, है ना, सर्कल का एक रेडियस हो गया, और मैंने कहा जो ये आर्क है ये भी रेडियस हो गया। अब ये जो आर्क है, ये वाली जो लाइन बनाई कर्व वाली, इसी को तो आर्क लेंथ कहते हैं, इसी को तो आर्क लेंथ कहेंगे। और मैं कहूंगा इसकी जो लंबाई है अगर वो भी किसके बराबर हो जाए, आर के बराबर हो जाए, तो एंगल जो बनेगा थीटा, वो थीटा किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लिख लो, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला होता है, जब आर्क लेंथ की वैल्यू भी आर होगी और रेडियस भी आर होगा, तो आंसर क्या आएगा बेटे, 1। तो 1 रेडियन बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेरिक। ठीक है, वन स्टेरेडियन is the solid angle subtended at the center, subtended at the center of a sphere, by that surface of the sphere, by that surface of a sphere of equal area to the square of the radius of the sphere. To the square equal in area, in area to the square of radius of जिसको समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल होता है ये, अगर समझने की कोशिश करोगे तब। अगर मैंने कहा कि एक स्फीयर आप इमेजिन कर सकते हो, सब लोग कर लेंगे ना, स्फीयर का रेडियस भी इमेजिन कर लेंगे। मान लो रेडियस 2 मीटर, ठीक है, कितना मान लिया, 2 मीटर। कह रहे हैं कि जो एक सरफेस बनाएगा, कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, कह रहे हैं एक सरफेस एक एंगल बनाएगा, कहां पर बनाएगा, उस स्फीयर के सेंटर पे बनाएगा। मेरी बात सुनते जाना आराम आराम से। और जो सरफेस का एरिया होगा उसी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर टाइम बराबर होगा। जैसे 2 मीटर अगर रेडियस है तो कितना हो जाएगा एरिया सरफेस का, 4, है ना, 4 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 4 मीटर स्क्वायर किसी भी स्फीयर के सतह पर निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं। अरे हम ऐसे काट लेंगे, है ना, समझ में आ रहा है? अब उसके 4 वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं, आप इमेजिन करो, अगर हम कोई भी बनाएंगे, कोई भी डायग्राम बनाएंगे, चाहे देखो एक पन्ना दो मुझे जरा, एक पन्ना और पेन फटाफट दो, अरे फाड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे दो, ठीक है। देखिए अभी मैंने ये फ्लैट है, इस पर मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। अब मैं ये क्या कर रहा हूं, इसको मोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इसको मोड़ रहा हूं। तो क्या ये भी कर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। टेढ़ा हो गया ये तो क्या एरिया बदल जाएगा इसका, नहीं बदलेगा ना। इमेजिनेशन का यही स्किल है, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं,
अगर मैं यहाँ पर एक एक रस्सी बांध दूं, ठीक है, और सारी रस्सी ले जाकर के कहां जोड़ूंगा मैं, सेंटर पे। सेंटर कहाँ है, स्फीयर का सेंटर होगा ना, तो आपको कुछ कोनिकल टाइप का दिखेगा, लेकिन उसका सरफेस सर्कल ना होकर के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये चारों थ्रेड के बीच में अगर जो एंगल बन रहा है उसी कहते हैं सॉलिड एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल होता है, बस आप इसको अगर बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेंगे, मतलब ये बहुत यूज भी नहीं होता पूरी फिजिक्स में, कहीं पर भी कुछ खास इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि टॉपिक है सिलेबस में तो बताना जरूरी, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत पैनिक होने की बात नहीं है कि मुझे नहीं आया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, एक भी ऐसा कोई सवाल अभी तक इसमें से नहीं पूछा गया, ठीक है। बस कभी कभी डायमेंशन के टाइम पर खेल लेते हैं, डायमेंशन लिख देंगे कि आप उसमें से बताइए कौन सा इसमें से ऐसा क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन लेस होता है, तो उसमें एक कोई स्टेरेडियन लिख देंगे, तो आपको पता रहेगा कि सप्लीमेंट्री होता है, ऐसी कोई यूनिटी नहीं होती है, तो इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसा यूनिट नहीं होती है, ठीक है, और डायमेंशन हमेशा ऐसा यूनिट का बनाया जाता है, एसआई, एमपीएस, सीजीएस, एफपीएस, इनका ही सिर्फ डायमेंशन होता है, डायमेंशन कभी भी सप्लीमेंट्री यूनिट का नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो जिसका यूनिट नहीं होगा एसआई, उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी कोई पूछ देगा और वहां पर अगर ये लिखा है तो ये ऑप्शन सही माना जाए, ठीक है। समझ में आया? ओके, इसको लिख लिया तुमने, ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट होता है प्रैक्टिकल यूनिट। देखो भैया, प्रैक्टिकल यूनिट अभी सिखाया था, उसमें जैसे मैंने बोला था कि आप मान लो चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर सेकंड, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, एम्पियर आवर। जब भी कोई लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो साइंटिस्ट जो चेंजेस करते हैं अपने हिसाब से यूनिट सिस्टम में, ऑब्जर्वेशन को इजी करने के लिए उसे कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हमें दिया यहाँ पर माइल, माइल में कैलकुलेट करते हैं, कई बार डिस्टेंस को माइल में दिया रहता है क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि माइल एक प्रैक्टिकल यूनिट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि दिस इज मोर देन किलोमीटर, एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, तो माइल क्या होगी, एक प्रैक्टिकल यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोमीटर होगी। तो इनके बीच में हमेशा एक रिलेशन होगा जिससे कभी भी आप माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो चीजें आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आसान कर दे, वो सारी जो यूनिट बनती है वो सारी होती है प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे मैंने चार्ज के केस में बताया था कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, बताइए, एम्पियर आवर, ठीक है, एम्पियर आवर। लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है भैया, एम्पियर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो बस सिंपल सी बात है, इसमें बहुत कंसेप्ट नहीं है, कि बस आपके जो बता रहे हैं ना कि जो चेंजेस किए जाते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि वापस से एसआई में कन्वर्ट कभी भी हम कर सकते, ठीक है। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल यूनिट। एक प्रॉपर यूनिट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने एक बताया था, किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट क्या है, किलोग्राम तो हमें पता है मास का होता है, लेकिन वेट कर रहे हैं तो वेट क्या है, फोर्स की बात करता है। फोर्स कैसे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, ग्रेविटेशनल बल हमारे ऊपर लग रहा है, तभी तो वेट आता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन है, और न्यूटन के सेकंड नियम के हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो बल निकल के आता है। तो बल को परिभाषित कर रहा है किलोग्राम वेट, ये इम्प्रॉपर यूनिट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बल की यूनिट तो क्या पढ़ी थी आपने, न्यूटन, बट ये भी किलोग्राम वेट भी डिफाइन कर सकता है हमारे वेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिख लीजिए इसको भी, लिखिए, देयर आर यूनिट विच आर नॉट ऑफ द सेम नेचर। ये मैंने लिखवाया हुआ है क्या पीछे, which are same nature। लिखिए आगे, as that of the physical quantity, as that of the physical quantity। में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिखना पूरी स्पेलिंग के साथ, अगर आपको बोर्ड्स के लिए अवेयर करना है या कोई फाउंडेशन में कर रहा है, ठीक है। फॉर विच दे आर यूज्ड, फॉर विच दे आर यूज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो किलोग्राम। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखवा रहा हूं कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो यहां पर ये क्या है, किलोग्राम इज द
unit of mass, but it is used to measure weight, that is weight क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये देखो, ये तो बता दिया, ये प्रॉपर यूनिट, ये नोट कर लीजिए। देखिए सीजीएस फ्रांस का है, एमकेएस फ्रांस का है, एफपीएस कहां का है, ब्रिटेन का, सब कुछ लिखा हुआ है। ये टेबल बना लीजिए, आपको याद रहेगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन फैक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? चैट में एक बार कंफर्म कर दो, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम था, कल तक एक प्रॉब्लम थी इस सिस्टम में, वो ठीक कर दी हमने। थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर दीजिए, तो आगे से मैं फ्री हो जाऊं माइंड से। कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, सबसे पहले आपको याद क्या करना चाहिए, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, हमने सिखाया था, एक नंबर होता है और एक मल्टीपल में क्या होता है, यूनिट, है ना, यूनिट सिस्टम होता है, यही तो होता है ना, याद रखो। तो मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी कि अगर हम नंबर मतलब यूनिट सिस्टम बदलते रहेंगे तो n की वैल्यू, अगर यूनिट सिस्टम बड़ा होगा तो n की वैल्यू छोटी होगी, और अगर यूनिट सिस्टम छोटा होगा तो n की वैल्यू, लेकिन ये दोनों हमेशा क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो अगर मुझे n1 नोन है, u1 नोन है, u2 नोन है, बट n2 हमें अननोन है, तो क्या मैं अननोन n2 के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बना सकता हूं क्या, u1 अपॉन, सही है क्या? और अगर मैं सेम यूनिट सिस्टम में u1 u2 को ले आऊं, चाहे u1 को चेंज करूं चाहे u2 को चेंज करूं, तो उनका मल्टीप्लायर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्या मुझे n1 से वो मल्टीप्लायर सॉल्व करके, और क्योंकि यूनिट जब सेम हो जाएगी तो वो कट जाएगी, तो इसका मतलब मुझे वो नंबर मिल जाएगा जो n2 के बराबर होगा या नहीं होगा। जरा इस फॉर्मूले को टेस्ट करते हैं या चेक करते हैं कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता है। जैसे मैंने लिख दिया 1 किलोग्राम इज इक्वल टू n2 ग्राम, है कि नहीं। n2 की वैल्यू हमें नहीं पता, हम इसको प्रूव करेंगे कि काम करता है कि नहीं करता है। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1 किलोग्राम अपॉन, ये तो होगा, बट किलोग्राम और ग्राम अलग अलग है, तो मैंने किलोग्राम को ग्राम में किया तो क्या आ जाएगा, ये 1 इंटू 1000 ग्राम अपॉन, क्या मुझे n2 की वैल्यू ज्ञात हुई या नहीं हुई, हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी कन्वर्जन फैक्टर यूज कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी एक चीज पता है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तरीका था इसमें। तो जो कन्वर्जन करते हैं तो हम हमेशा याद रखिएगा कि हमें एक नंबर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो इस नंबर को ही कहा जाता है कन्वर्जन फैक्टर, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होता है। ठीक है, तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं क्या कि एक नंबर और एक यूनिट के जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। हाँ, वही तो क्यू है। ओके, एक एग्जांपल भी नोट कर लो फटाफट यहां पर। अगर हम बात करें एक मीटर को, तो एक मीटर अगर मैं लेंथ है, एक मीटर को मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर। गलत है क्या, सही है। एक मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, और ये जो 100 सेंटीमीटर है ये 3.28 फीट के बराबर होता है। ठीक है,
और अगर मैं इसको इंच में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे 12 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि आएगा 39.4 इंच, क्योंकि एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। ठीक है, तो जो मैं ये 12 बोल रहा हूं यही तो है कन्वर्जन फैक्टर। 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरी वैल्यू में तो मुझे 39.4 मिलेगा। तो 12 जो मैंने मल्टीप्लाई किया उसी को तो कहेंगे कन्वर्जन फैक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है 1 फुट में 12 इंच होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब मैं फुट को हटाऊंगा तो मैं 12 इंच लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और 12 इंटू 3.28 होगा 39.4 बन के आएगा कि नहीं आएगा? जो वो नंबर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वही होता है कन्वर्जन फैक्टर। जैसे कि यहां पर मैंने देखो 1000 का गुणा किया। ठीक है ना? सिंपल है कि नहीं है? तो नोट कर लीजिए। एक छोटा सा सवाल है, करके देखते हैं जरा हम लोग कितना सही जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर, जिसका हो गया है वो करेगा, इसका नहीं हुआ और आंसर। ये क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? स्मॉल जी की वैल्यू दी हुई है, ये होगी क्वांटिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कन्वर्ट करना है फुट पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे N2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर से वही वाला तरीका ही अपनाएंगे। कैसे? N1 की वैल्यू क्या है? ये N1 हो गया, ये U1 हो गया और ये N2 हो गया, और ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें N2 पता करना है। तो N2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? N1 U1 अपॉन। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करके जरा आंसर निकाल के मुझे बता दो। अब जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल करिए, जिसको नोट्स बना लिए वो नोट्स बना ले। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि 1 मीटर में 3.2 फुट होता है। कहां लिखा हुआ है भैया? ये सामने तुम्हारे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 मिनट में हम लोग डायमेंशन तक पहुंच जाएंगे, फिर हम लोग एंड करेंगे क्लास को। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। आपको चीटिंग भी करवा रहा हूं मैं। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। 3.2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर देखा जाए N1 कितना बच्चे? 9.8। U1 कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय U2 कितना है? फुट पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और फुट कहां आएगा? ठीक है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर में ही आता है। ठीक, अब यहां से जो आंसर आ जाएगा आपका 9.8 इंटू मीटर अपॉन फुट। ठीक, अब आप बस वैल्यू पुट कर लीजिए। फुट को रिप्लेस करेंगे किससे? 3.2 मीटर से। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मुझे आंसर बताइए भाई फटाफट। तो ये कितना आ जाएगा भैया? मैं यहां लाइन खींच के कर रहा हूं, देखो ध्यान से। तो यहां से N2 की वैल्यू हो गई 9.8 इंटू मीटर अपॉन 3.2 इंटू मीटर। मीटर कट गया। मैंने क्या सिखाया था? डेसिमल प्लेसेस चाहो तो आप काट सकते हो। ठीक है, अब तो आप डिवीजन करना जानते ही हो, कर लोगे। आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट। कितना आंसर आएगा? कन्वर्जन फैक्टर कितना निकल के आया? 3.2। 3.2 और ये वही कन्वर्जन फैक्टर है जो कि हमें पता था पहले से। एक फुट में कितना होता है? 3.28। तो बात वही हुई ना। तो अगर हमें डायरेक्टली करना होता, अगर मुझे, अब ये तो एक तरीका हमने सीख लिया, वेरीफाई कर लिया। अगर मुझे डायरेक्टली करना होता तो मैं यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और मुझे क्या करना था? इसको फुट में करना था। तो 1 मीटर में 3.28 फुट होता है। तो मैं क्या करूंगा? 9.28 इंटू 3.2 फुट पर सेकेंड। सही है कि नहीं? तो आंसर कितना आएगा बताइए? वही तो हम लोग निकाला है N2 की वैल्यू। तो कितना आंसर आएगा? इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर कितना आएगा? 32 फुट पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? सबको आ रहा है? सिंपल है ना?
मैंने अभी सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर निकाला था, मैंने ये वैल्यू निकाल करके वापस से पुट कर, लेकिन जब हमको जानकारी रहेगी, पहले से याद रहेगा, तो हम सीधे क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और हमें चाहिए था फुट पर सेकंड स्क्वायर में, तो 1 मीटर में कितने फुट होते हैं वो याद रहेगा, तो हमने मीटर को हटा करके क्या लिख दिया 3.2 फुट, बाकी सब वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर फुट पर सेकंड स्क्वायर में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलो भैया नेक्स्ट हेडिंग लिखो डायमेंशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए लिख लिया। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट एक ही बात होती है, टू विच द बेस क्वांटिटी, बेस यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा, किसी भी एक क्वांटिटी लेते, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, याद रखिएगा मास का यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम और एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बेस क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना है, तो बेस क्वांटिटी क्या होती है, मास, लेंथ और टाइम, जिसका लेटर होता है कैपिटल एम, कैपिटल आर और कैपिटल टी, तो उनके फॉर्म में लिखना है। तो लिखिए भाई डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी is that expression which represent how and which of the base quantities are included in that quantity. ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही से करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, इट विल बी m टू द पावर 1, क्योंकि मास का यूनिट क्या हो किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, लेंथ है क्या उसमें, नहीं, क्या टाइम है क्या उसमें, नहीं, समझ में आया। अब इसकी तरह ही हम बनाएंगे फोर्स के, ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा बताइए, इसकी यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर पर, क्या बेटे एक्सप्रेशन मैंने शॉर्ट में लिखी, तो किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, किलोग्राम की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 होगी, और मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, कुछ नहीं पावर तो 1 होगी, और डिनोमिनेटर में कोई चीज होती है ऊपर ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी निगेटिव, और सेकंड की पावर -2 का मतलब क्या है टाइम की पावर, ये हमने बना लिया MLT -2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मीनाक्षी आ रहा है ना, चलो ठीक। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अपन कल स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो हमने समझ लिया कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीजें जो कि मास लेंथ टाइम के बियॉन्ड हो, ताकि वो भी सीख लीजिए। एक और एग्जांपल लिखिए, करंट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भैया, चार्ज अपॉन टाइम, और यूनिट क्या होती है एम्पियर। एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी होती है नहीं होती है, होती है, तो इसका मतलब है इसका क्या आ जाएगा, मास नहीं है 0, लेंथ नहीं है 0, टाइम नहीं है 0, लेकिन एम्पियर पावर 1। हाँ सही है ना, तो ये हो गया आपका
किस तरीके से अगर मास लेंथ टाइम जिस क्वांटिटी में नहीं है लेकिन वो फंडामेंटल क्वांटिटी अगर होगी तो हम उसका ही यूनिट का कैपिटल लेटर यूज करेंगे यहाँ पर डिफाइन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब यहाँ पे टेम्परेचर कोई बोल दे तुमसे तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा भैया बताओ। टेम्परेचर में m0 L0 T0 K की पावर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से कई बार टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट कर देते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर करेंगे। ठीक, और भी लिख सकते हो आप, मोल का लिख सकते हो, है ना। तो वो सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे।